उसने चुपचाप बाथरूम की खिड़की से झांककर शैलेंद्र की बीवी का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। सचिन की सांसें थम चुकी थी, पूरा कमरा खून से लथपथ था। 29 मार्च 2025 भरूच गुजरात। सुबह के करीब 8:30 बजे का वक्त रहा होगा। भरूच के भोपाल GIDC इलाके में एक लोकल आदमी ने अचानक कुछ अजीब देखा। सड़क किनारे कुछ आवारा कुत्ते एक काले पॉलीथीन बैग को मुंह से घसीटते हुए ले जा रहे थे। शुरुआत में लगा शायद किसी होटल या दुकान से फेंका गया मीट वेस्ट होगा, लेकिन तभी जैसे ही वो बैग थोड़ा फटा, एक इंसानी सुर लुढ़कता हुआ बाहर निकल आया। लोग घबरा गए, कुछ पीछे हट गए, कुछ उल्टी करने लगे और कुछ मोबाइल से वीडियो बनाने लग गए। सिर पूरी तरह सड़ चुका था, बाल उलझे हुए थे, चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि पहचान पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसी भीड़ में से एक आदमी जो पास की दुकान में काम करता था, उसने हिम्मत दिखाई और तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया। कुछ ही मिनटों में भरूच लोकल पुलिस स्टेशन से क्विक रिस्पॉन्स टीम और क्राइम ब्रांच को अलर्ट कर दिया गया। मौके पर एक के बाद एक 4 PSR वैन, एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट और FSL यानी फोरेंसिक साइंस लैब की टीम पहुंची। सड़क को सील कर दिया गया था, कुत्तों को भगाया गया और उस पॉलीथीन बैग को उठाकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि मौत का समय, तरीका और पहचान की कोई भी पॉसिबिलिटी की पता की जा सके। मौके पर ही लगभग 15 मिनट में पूरे 500 मीटर के दायरे को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया। किसी को भी क्राइम सीन के पास जाने की इजाजत नहीं थी। कोई सबूत डिस्टर्ब ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया। भीड़ को हटाया गया और वहां मौजूद लोगों से इनिशियल पूछताछ शुरू कर दी गई। वहीं भरूच के डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ ने तुरंत एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर इश्यू कर दिए और तभी सिर से लगभग 100 मीटर दूर एक और पॉलीथीन बैग मिला। इस बार अंदर था एक कटा हुआ हाथ और एक पैर। अब ये साफ था, किसी ने सबके टुकड़े कर दिए थे और उन्हें अलग अलग जगह फेंका गया था ताकि पहचान ना हो सके। सबके सभी हिस्से इकट्ठा किए जा रहे थे, लेकिन भरूच पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, ये शरीर किसका है? चेहरा सड़ चुका था, फिंगरप्रिंट नहीं लिए जा सकते थे और शरीर टुकड़ों में था। तभी शरीर के एक हाथ पर एक टैटू मिला। आरोपी ने उसे एसिड या किसी केमिकल से जलाने की कोशिश की थी, मगर फिर वो टैटू का एक हिस्सा, 3 छोटे डॉट अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। बस यही बना पुलिस के लिए पहला बड़ा क्लू। लेकिन परिवार या कोई बहुत ही करीबी ही उस जले हुए टैटू की पहचान में मदद कर सकता था, और इतने कम सुरागों के साथ कोई ठोस नतीजा निकालना आसान नहीं था। और तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसमें एक चौंकाने वाली बात पता चली। डॉक्टर ने सबके दांतों में हाल ही में लगा हुआ एक डेंटल कैप पाया था। उन्होंने बताया, ऐसा कैप लगाने से पहले दांत का एक्सरे लिया जाता है और फिर उस व्यक्ति के दांतों के माप के हिसाब से एक यूनिक कैप बनाया जाता है। मतलब हर डेंटल कैप बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होता है। बस यही था एक नया दरवाजा जो इस केस को सही दिशा में ले जा सकता था। अब पुलिस ने तेजी से काम शुरू किया। भोलाब और भरूच के आसपास के 20 से ज्यादा डेंटल क्लिनिक को चेक किया गया। हर क्लिनिक में जाकर पिछले कुछ महीनों के पेशेंट रिकॉर्ड मांगे गए। एक एक रजिस्टर, हर नाम, हर डेट को वेरीफाई किया गया और फिर एक छोटे से क्लिनिक में एक बड़ा सुराग मिला। डॉक्टर ने रिकॉर्ड दिखाते हुए बताया, ये कैप हमने सचिन चौहान नाम के एक आदमी को लगाया था और जो कैप आप लाए हो वो बिल्कुल उसी से मैच कर रहा है। बस यहीं से एक नाम सामने आया, सचिन चौहान। अब सवाल था, ये सचिन चौहान कौन है? पुलिस ने भरूच और आसपास के सभी थानों में दर्ज मिसिंग पर्सन रिपोर्ट को खंगालना शुरू किया और तभी 28 मार्च 2025 की एक रिपोर्ट पर नजर अटक गई, जिसमें एक व्यक्ति मोहित चौहान ने अपने भाई सचिन चौहान के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तुरंत मोहित से संपर्क किया, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, टैटू के अधूरे निशान और डेंटल कैप की बात बताई। जब मोहित को सबकी डिटेल दिखाई गई तो उसने उस जले हुए टैटू पर मौजूद 3 डॉट को देखा। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ ये मेरा ही भाई है। टैटू भले ही मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये 3 डॉट
ये वही है, मोहित ने भी कंफर्म किया और ये भी बताया कि कुछ महीने पहले ही शैलेंद्र ने दांत का इलाज करवाया था और वही केप लगाया था। आखिरकार उस बुरी तरह कटे हुए शव की पहचान हो चुकी थी। पोस्टमार्टम, टैटू के निशान और डेंटल केप, इन सब ने एक नाम सामने ला दिया था, सचिन चौहान। उम्र 35 साल। सचिन चौहान मूल रूप से उत्तर प्रदेश का बिजनौर का रहने वाला था, लेकिन पिछले 12 सालों से गुजरात में ही सेटल था। वो भरूच की एक फार्मा कंपनी में काम करता और अपने छोटे से परिवार के साथ वेदांत सोसाइटी भरूच में रहता था। उसके परिवार में थे पत्नी पारुल और 4 साल का बेटा शिव्यांश। पुलिस ने बिना देरी किए सचिन के घर पहुंचने का फैसला किया, लेकिन जब वेदांत सोसाइटी पहुंचे, घर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई और वहीं से एक नया ट्विस्ट सामने आया। पता चला कि पारुल अपने बेटे शिवांश के साथ कुछ दिन पहले ही भरूच छोड़कर बिजनौर अपने मायके चली गई है। अब पुलिस के लिए ये बात हजम करना मुश्किल था। सबके टुकड़े मिलने से पहले ही पत्नी और बेटे क्यों चले गए? क्या ये कोई इंसिडेंट था या फिर पारुल को पहले से कुछ पता था? अब ये केस सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं रहा था, अब ये बन चुका था एक साइकोलॉजिकल पजल। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भरूच पुलिस की एक टीम को यूपी के लिए बिजनौर रवाना किया गया। लेकिन जब पुलिस टीम बिजनौर के चांदपुर गांव पहुंची और पारुल से मुलाकात की तो उससे पूछा गया, सचिन कहाँ है? पारुल ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, शायद काम के सिलसिले में बेंगलोर गए होंगे। पुलिस को इस जवाब ने चौंका दिया। एक तरफ उसके पति का कत्ल हो चुका था, शरीर के टुकड़े बरामद हो चुके थे, और दूसरी तरफ पत्नी कह रही है शायद बेंगलोर गए होंगे। ये सुनकर पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि जिस आदमी की बॉडी के टुकड़े मिल चुके थे, उसकी बीवी ऐसे बोल रही है जैसे सब नॉर्मल हो। उसे ये तक नहीं पता था कि उसका पति कहाँ है। पुलिस ने थोड़ा और सॉफ्टली अप्रोच करते हुए पूछा, आखिरी बार कब बात हुई थी सचिन से? पारुल ने जवाब दिया, 7 मार्च को वो गांव आए थे शादी में। मैं और बेटा शिवांश भी भरूच से शादी अटेंड करने के लिए आए थे। फिर शादी के बाद वो वापस चले गए जॉब पर और बोले थे कुछ दिन में हमें भी बुला लेंगे, ट्रेन टिकट भेजकर। अब शक की सुई सीधा पारुल पर टिक चुकी थी। पुलिस ने अब बिजनौर में रहने वाले सचिन के भाई मोहित चौहान से पूछताछ शुरू की। फिर मोहित ने बताया, एक दिन फोन पर सचिन की तरफ से एक एसएमएस आया था, मैं पारुल से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, मेरा किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है, मैंने पैसे उधार लिए थे और उसी को लेकर झगड़ा हुआ और मैंने उसका मर्डर कर दिया। ये पढ़ते ही मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका भाई ऐसी हरकत कर सकता है। मोहित ने बिना समय गंवाए भरूच की ट्रेन पकड़ी और खुद वहां पहुंचकर सचिन की तलाश शुरू कर दी। वहीं भरूच में उसकी मुलाकात हुई सचिन के बचपन के दोस्त शैलेंद्र चौहान से। शैलेंद्र भी बिजनौर का ही रहने वाला था और करीब 10-12 साल पहले सचिन के साथ ही नौकरी के लिए भरूच आया था। लेकिन जब मोहित ने उससे सचिन के बारे में पूछा तो शैलेंद्र ने कहा, मुझे भी नहीं पता भाई, पिछले कुछ दिनों में मैंने भी उसे नहीं देखा। जब उसे पूरा मामला बताया तो शैलेंद्र ने भी बिना देरी किए उसका साथ देना शुरू किया। 28 मार्च 2025 को मोहित और शैलेंद्र पुलिस स्टेशन गए, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराई। सिर्फ इतना ही नहीं, शैलेंद्र ने पूरे शहर में मोहित के साथ घूम घूम कर सचिन की तलाश में भी मदद की। अब जब पुलिस ने मोहित से पूरी टाइमलाइन समझी तो उन्हें भी लगा कि अब इस केस की कड़ियां जुड़ रही हैं और अब शक की निगाहें वापस जा रुकी शैलेंद्र पर, क्योंकि भरूच में पिछले 12 सालों से सचिन के जो सबसे करीब था वो था शैलेंद्र। 2 अप्रैल 2025 भरूच पुलिस ने जब सचिन की कॉल डिटेल की जांच की तो साथ में शैलेंद्र का नंबर भी ट्रेस किया। बीते कई दिनों में उसने ना तो सचिन ने किसी फैमिली मेंबर से बात की थी और ना ही किसी फ्रेंड से, कुछ रैंडम से टेक्स्ट मैसेज को छोड़कर। अब पुलिस ने तय किया कि सिर्फ सचिन ही नहीं, शैलेंद्र को भी ट्रैकिंग रेडर पर डालना पड़ेगा। दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकाले गए और वहीं से सामने आया एक स्ट्रेंज पैटर्न। सचिन का फोन जिस दिन से स्विच ऑफ हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही शैलेंद्र की आउटगोइंग कॉल ऑलमोस्ट जीरो थी। मतलब ना किसी को कॉल की, ना ही किसी से बात की, सिर्फ लिमिटेड एसएमएस के जरिए वो कम्युनिकेशन कर रहा था। और पुलिस जानती थी बहुत से क्रिमिनल यही तरीका अपनाते हैं, क्योंकि कॉल ट्रेस हो जाती है। अब पुलिस को लगने लगा था कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं ये सब प्लान लग रहा था। और यहीं से शक की सुई सीधी घूमी शैलेंद्र की तरफ। और फिर यूपी पुलिस की मदद से 2 अप्रैल 2025 बिजनौर के जोगीपुर इलाके से शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया गया। इंट्रोगेशन शुरू हुआ और बहुत देर नहीं लगी
जब शैलेंद्र ने सब कुछ कबूल कर लिया, उसने बताया मैंने ही मर्डर किया है, मैंने ही अपने दोस्त सचिन की लाश के टुकड़े काटकर उसे नाले में फेंक दिए थे। उसने पुलिस के सामने अपने सारे राज खोल दिए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि एक बचपन का दोस्त दूसरे बचपन का दोस्त का खून कर देता है, बल्कि उससे ज्यादा चुकाने वाली बात तो इस मर्डर के पीछे की वजह थी। इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें चलना होगा 12 साल पीछे, जब सचिन चौहान शैलेंद्र सिंह बिजनौर से गुजरात के भरूच नौकरी की तलाश में आए थे। दोनों ही साइंस ग्रेजुएट थे और अपना करियर बनाने के लिए भरूच के जीआईडीसी की अलग अलग फार्मा कंपनी में काम करने लगे। फिर साल 2020 में सचिन की शादी हो गई पारुल नाम की लड़की से, लेकिन शादी के बाद भी पारुल बिजनौर में ही रह रही थी और सचिन भरूच में अकेला एक रेंटेड फ्लैट में रह रहा था। दूसरी तरफ शैलेंद्र अपनी वाइफ के साथ भरूच की हरिधाम सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेकर सेटल था। अब साल 2023 आया और तभी शैलेंद्र ने अपने बचपन के दोस्त से एक बात कही, भाई क्यों ना तुम मेरे साथ ही रह ले, रेंट भी स्प्लिट हो जाएगा और दोनों का खर्चा भी कम होगा। और वैसे भी दोनों बचपन के दोस्त थे, तो ना तो कोई शक ना कोई झिझक, सचिन मान गया और फिर वो शैलेंद्र के साथ सेम फ्लैट में शिफ्ट हो गया। लेकिन ये दोस्ती अब धीरे धीरे खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। एक दिन जब शैलेंद्र किसी काम से बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी बाथरूम में नहा रही थी, तो सचिन ने वो किया जिसे सुनकर रूह कांप जाती। उसने चुपचाप बाथरूम की खिड़की से झांककर शैलेंद्र की बीवी का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। एक ऐसा गुनाह जिसमें न सिर्फ कानून तोड़ा गया, बल्कि एक दोस्त का भरोसा, एक पत्नी की इज्जत और एक औरत की गरिमा, तीनों का कत्ल कर दिया गया। उसे जरा भी अफसोस नहीं था। उसके अंदर की दरिंदगी अब धीरे धीरे फ्रेंडशिप के नकाब से बाहर आ रही थी और इसी वीडियो को सचिन ने अपने फोन में छुपा कर रख लिया, किसी फ्यूचर प्लान के लिए या ब्लैकमेल के इरादे से। ये उस वक्त किसी को नहीं पता था, लेकिन यही वीडियो आने वाले वक्त में एक खून की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। इसी साल के कुछ महीने बाद पारुल अपने बेटे के साथ भरूच आ गई और अब सचिन अपनी फैमिली के साथ वेदांत सोसाइटी में दोबारा से रहने लगा। अब दोनों दोस्त भरूच में अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके थे। कुछ टाइम बाद शैलेंद्र को करीब 4 लाख की अर्जेंट जरूरत पड़ी, तो उसने अपने सबसे करीबी दोस्त सचिन से हेल्प मांगी और सचिन ने भी बिना ज्यादा पूछे एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन ले लिया, पूरे 4 लाख का। डील ये थी कि हर महीने ईएमआई शैलेंद्र देगा। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला, हर महीने टाइम पे किस्त जाती रही, कोई इश्यू नहीं हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे शैलेंद्र की तरफ से थोड़ी देरी होने लगी और बस यहीं से सचिन का एटीट्यूड बदलना शुरू हो गया। पहले नाराजगी आई, फिर बात आर्ग्यू तक पहुंच गई और फिर एक दिन सिचुएशन इतनी बिगड़ गई, सीधा ब्लैकमेल तक पहुंच गई। गुस्से में भरा सचिन शैलेंद्र के सामने अपना मोबाइल लेकर खड़ा हो गया और अचानक उसने वो वीडियो दिखा दी, वही वीडियो जो उसने चुपके से उसकी वाइफ को नहाते वक्त रिकॉर्ड किया था। शैलेंद्र की तो उस पल जैसे दुनिया हिल गई, उसका सिर घूम गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस दोस्त को अपना भाई मानता है, उसी ने उसकी बीवी की इज्जत के साथ ऐसा गंदा मजाक किया। और सिर्फ किया ही नहीं, अब उसे वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। ना दोस्ती बची ना इज्जत, बस डर और गुस्सा। और यहीं से शैलेंद्र के अंदर जो आग लगी वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अब शैलेंद्र के अंदर गुस्सा तो बहुत था, पर वो बिना सोचे कुछ करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत उसने 25 मार्च की शाम को सचिन को अपने घर डिनर पार्टी के बहाने बुला लिया। इससे पहले ही शैलेंद्र अपनी वाइफ को बिजनौर उसके मायके भेज चुका था, मतलब घर पर अब कोई नहीं था। शाम हुई, दोनों ने बैठकर अच्छे से खाना खाया और शैलेंद्र ने सचिन को जमकर अल्कोहल पिलाई, इतनी ज्यादा कि सचिन की हालत धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। रात के करीब 11 बजे तक सचिन पूरी तरह नशे में धुत हो गया था और अब शैलेंद्र अपनी प्लानिंग के आखिरी स्टेप पर कदम रखा। वो चुपचाप सचिन का मोबाइल उठाकर उसकी गैलरी खोलने लगा। वो वीडियो जिसने उसकी जिंदगी की नींव हिला दी थी, जिसने दोस्ती, भरोसे, रिश्ते की सारी हदें तोड़ दी थी, वो बस एक डिलीट बटन की दूरी पर था। पर तभी सचिन की नींद खुल गई। उसने आंखें मली, देखा शैलेंद्र उसका फोन टटोल रहा है। अबे क्या कर रहा है मेरे फोन में? सचिन ने उठते ही गुस्से में पूछा। शैलेंद्र ने हिम्मत करके कहा, वो वीडियो डिलीट कर दे यार, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी की इज्जत है।
लेकिन सचिन, उसके चेहरे पर कोई शर्म, कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसने उल्टा कहा, तेरी बीवी तो मस्त निकली बे। अच्छा किया मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब ईएमआई टाइम पर नहीं दिया ना तो वायरल कर दूंगा, पूरा गांव देखेगा। बस उस एक लाइन ने शैलेंद्र के अंदर वो तूफान जगा दिया जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। शैलेंद्र की आंखों में खून उतर आया। उसने धक्का मारकर सचिन को पलंग से गिरा दिया और दोनों में जमकर झगड़ा होने लगा। शराब और गुस्से में धुत सचिन ने भी जवाबी हमला किया, लेकिन शैलेंद्र अब टूट चुका था। या ये कहो कि वो अब इंसान ही नहीं रहा था, वो सिर्फ एक बदला था। गुस्से में एक झटके में उसने किचन से लोहे की रोड उठाई और बिना कुछ सोचे सचिन के सर पे दे मारी। सचिन की सांसें थम चुकी थी, पूरा कमरा खून से लथपथ था। जहां कभी दो दोस्तों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ मौत की खामोशी थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब एक नई शुरुआत और होने वाली थी, शरीर को ठिकाने लगाने की, सबूत मिटाने की और पुलिस को चकमा देने की। 26 मार्च की सुबह वो भरूच के एक लोकल हार्डवेयर शॉप में गया। वहां से खरीदे एक मोटी लकड़ी काटने वाली आरी। वो आरी किसी लकड़ी पर नहीं चली, वो चली एक इंसान के जिस्म पर। एक एक करके शैलेंद्र ने सचिन के शरीर के 9 टुकड़े किए, गर्दन, हाथ, पैर, छाती, सब। इतना ही नहीं, उसने सचिन के हाथ पर बने नाम के टैटू को भी मिटा दिया था। लेकिन वो गलती कर बैठा, क्योंकि टैटू के पास बने 3 छोटे डॉट उसे पूरी तरह नहीं मिटा पाया था। बस यही 3 डॉट आगे चलकर उसके पूरे गुनाह की पोल खोलने वाले थे। 26 मार्च से 29 मार्च तक हर रात जब मोहल्ला सोता तो शैलेंद्र जागता था। एक बैग में लाश के टुकड़े डालकर उन्हें अलग अलग जगहों पर डालकर ठिकाने लगाता था। दूधधारा डेयरी के पीछे का वो ड्रेनेज एरिया, एक सुनसान नॉन रेजिडेंशियल जोन जहां कोई जागने नहीं आता, बस यहीं उसने एक एक टुकड़े को फेंकना शुरू किया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, 28 मार्च को जब मोहित भरूच आया और शैलेंद्र से मिला, तो शैलेंद्र ने दोस्त बनने का पूरा नाटक किया। चलो भाई मिलकर सचिन को ढूंढते हैं, कहते वो पुलिस स्टेशन भी गया। पर तब भी सचिन की लाश के टुकड़े उसी के घर में रखे थे। दिन में ऑफिस, रात में क्राइम सीन को क्लीन करने का प्लान, एक तरफ इनोसेंट बनने का ड्रामा। ये शख्स अब सिर्फ मर्डर नहीं रहा था, ये बन चुका था एक साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड। और इतना ही नहीं, उसने सचिन का फोन भी तुरंत स्विच ऑफ नहीं किया, बल्कि उसी फोन से उसने मोहित को टेक्स्ट भेजे, जैसे कि मैं पारुल से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, मुझे भागना होगा। इन सब का एक ही मकसद था, सचिन को गुनाहगार साबित करना और खुद को मासूम दिखाना। लेकिन कहते हैं ना, चाहे प्लान कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कातिल कोई ना कोई चूक जरूर करता है। और शैलेंद्र की भी वही चूक थी, वो 3 डॉट का टैटू और अचानक गायब हो चुकी आउटगोइंग कॉल। शैलेंद्र चाहता था कि अगर कोई सचिन को ढूंढे तो उसकी तलाश गलत रास्ते पर चले। गलत इंसान, गलत कहानी, गलत दिशा। पहला सातिर दाव, सचिन का एटीएम कार्ड शैलेंद्र ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन के कोच में छोड़ दिया और कार्ड के साथ एक पेपर में सचिन का एटीएम पिन भी लिख छोड़ा। सोचिए, जब कोई उस कार्ड को उठाएगा और पैसों की लालच में इस्तेमाल करेगा तो ट्रांजैक्शन लोकेशन दिल्ली की दिखेगी। पुलिस का ध्यान भरूच से हटकर दिल्ली की ओर चला जाएगा। अब बात करते हैं दूसरों और सबसे खतरनाक दाव की, बॉडी पार्ट को ठिकाने लगाते वक्त कैमरों से बचने का प्लान। शैलेंद्र जानता था कि सड़कों पर सीसीटीवी लगे हैं, कहीं भी कैमरे में कैद हो सकता है, तो उसने एक डरावनी और गजब की तकरीब अपनाई। वो खुद को महिला बनाकर बाहर निकलता था, एक मैक्सी गाउन पहने, चेहरे पर फेस स्कार्फ लपेटे, हाथों में लॉन्ग लेदर ग्लव्स और स्कूटी पर बैग लटकाए, ताकि किसी भी सीसीटीवी में उसका चेहरा, चाल या बॉडी लैंग्वेज पहचानी ना जा सके। सोचिए, एक तरफ वो दिन में ऑफिस जाता, शाम को सचिन की तलाशी का ड्रामा करता और रात में एक औरत की तरह भेष बदलकर लाश के टुकड़े इधर उधर फेंकने में निकल जाता। हर एक चाल इस प्लान को परफेक्ट बनाती जा रही थी, या यूं कहें वो समझ रहा था कि एक परफेक्ट मर्डर प्लान है। पुलिस ने शैलेंद्र के दिए गए हर बयान को क्रॉस चेक किया और आखिरकार एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां सुबह करीब 4:30 बजे एक शख्स मैक्सी गाउन स्कूटी पर उस वीरान सड़क से गुजरता हुआ दिखा। आधे घंटे बाद वो फिर उसी रास्ते से वापस आया। अब इस केस में कोई शक बाकी नहीं रह चाहता। शैलेंद्र को हत्या, सबूत मिटाने और लाश के अंग छिपाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मर्डर केस था? नहीं, ये कहानी उस भरोसे के कत्ल की जो बचपन की दोस्ती पर बनी थी। इस कहानी में सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई, 2 परिवार बर्बाद हो गए, एक माँ का बेटा गया, एक औरत का पति हत्यारा बन गया
और एक मासूम बच्चा अपने पिता से दूर हो गया। सचिन ने जो भी किया वो सिर्फ गलत नहीं, शर्मनाक, गैर कानूनी और मानवता के खिलाफ था। और शैलेंद्र ने जो किया वो शायद उस गुस्से का नतीजा था जो सालों से भीतर जमा था। लेकिन कानून में गुस्से की कोई माफी नहीं होती। ये केस हमें एक गहरी सीख देता है कि कोई भी किसी की भी पर्सनल प्राइवेसी का उल्लंघन और फिर ब्लैकमेल जैसे कृत्य, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना करे, उसकी कीमत बेहद खतरनाक हो सकती है। अगर दोस्ती में ट्रस्ट टूट जाए तो सिर्फ रिश्ते नहीं मरते, इंसान भी मर जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रू क्राइम स्टोरी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज।